अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग, और सेकेंड ईयर बैंकिंग में जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रॉमिजरी नोट। प्रॉमिजरी नोट किसे कहते हैं? प्रॉमिजरी नोट कहते हैं जी वादा नामा, जिसके अंदर वादा किया जाता है। किस चीज़ का वादा? पैसों की अदायगी का वादा प्रॉमिजरी नोट में किया जाता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो बेसिकली एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट पर ये प्रॉमिसरी नोट बनता है। सबसे पहले इस पर हेडिंग होती है प्रॉमिसरी नोट की, फिर इसमें अमाउंट लिखा हुआ होता है एक तरफ, फिर जगह लिखी हुई होती है, तारीख लिखी हुई होती है। इसमें इसको बनाता कौन है? वो बंदा इसको बनाता है जो बॉरोवर होता है, बेसिकली जो आज की तारीख में उधार ले रहा होता है वो इसको बनाता है। और वो इसमें लिखता है कि आई मिस्टर ए बी सी मेक कमिटमेंट टू पे एक्स वाई जी कंपनी द सम ऑफ इतना डॉलर या इतने रुपीस। द पेमेंट इज टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ 200 इक्वली पेमेंट्स या वन पेमेंट विद द इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, जो भी होता है वो सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। इन शॉर्ट इसमें पैसे वापस अदा करने का वादा लिखा हुआ होता है कि भाई हम ये वादा कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे। इन विटनेस वेयर ऑफ आई सेट माई हैंड अंडर सील दिस डे एंड दिस डेट, किस मैं आज ये किस दिन लिख रहा हूँ, किस तारीख लिख रहा हूँ, और फिर इसको अटेस्ट भी करवा लिया जाता है। इस तरह इसकी एक वर्थ हो जाती है, वैल्यू हो जाती है, और ये रिवोकेबल रिवोकेबल होता है, यानी कि एक बार जब हो गया वो हो गया। ठीक है जी। नाउ प्रॉमिसरी नोट, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि लिखा हुआ होता है। नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट, जबकि ये बैंक नोट भी नहीं होता और करेंसी नोट भी नहीं होता। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, और इसमें क्या होती है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इसमें होती है। साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और ये साइन कौन करता है? मेकर इसको साइन करता है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ताकि पे कर दिया जाए एक पैसे का खास हिस्सा। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, जिसको पे किया जाएगा उसको, जिसने पैसा दिया था, या उसके हुक्म पर किसी और के नाम पर किसी और को भी पैसा दे दिया जाएगा। और टू द बेरर, और उसको भी पैसा दिया जा सकता है जिसके हाथ में ये प्रॉमिसरी नोट हो। ठीक है जी। अब जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ना कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स का क्या मतलब होता है? कि वो तमाम बुनियादी जिम्मेदारियां जो पूरी करनी होती हैं। ठीक है जी। Promissory note must contain the following essential elements. Number one, it must be in writing. Number two, it must contain a promise to pay. Number three, the promise to pay must be unconditional. Number four, the maker must sign the promissory note. Number five, the maker should be certain person. ठीक है जी। अब ये सारी बातें जो हैं, ये पांच इसकी शराइतें, ये समझ लें आप कि इन पांच शराइत का पूरा होना लाजमी है, ज़रूरी है। पहली क्या है जी? लिखा हुआ होना ज़रूरी है। दूसरा, मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे, इसमें वादा किया जा रहा हो पैसे अदा करने का। नंबर थ्री, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, और जो प्रॉमिस टू पे किया जा रहा होगा वो गैर मशरूत होगा, यानी उसमें किसी किस्म की शर्त शामिल नहीं की जा सकती। नंबर नेक्स्ट, द मेकर मस्ट साइन प्रॉमिसरी नोट, और जो बनाने वाला है वो लाजमी इसको साइन करे। द मेकर शुड बी सर्टेन पर्सन, और मेकर जो है खास आदमी होना ज़रूरी होता है। द पेइंग मस्ट ऑल्सो बी अ सर्टेन पर्सन, और जिसको रिसीव किया, जो बंदा रिसीव करेगा उसका भी सर्टेन पर्सन होना ज़रूरी है। वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉमिसरी नोट था इसके पैसे कौन रिसीव कर रहा है। द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, एक खास अमाउंट का होना ज़रूरी है, यानी कि कुछ पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत कम पैसे होंगे, इस तरह की कोई बात इसमें नहीं की जा सकती। ठीक है जी। द अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, इसमें एक खास रकम होना ज़रूरी है। पेमेंट शुड बी ऑफ मनी ओनली, और जो पैसा दिया जाएगा वो सिर्फ क्या होगा? शुड बी मनी ओनली, यानी कि सिर्फ
पैसे की बात होगी इसके अंदर। इसमें जो वादा किया जाता है वो सिर्फ पैसों का वादा किया जाता है, इसके अलावा कोई वादा इसमें नहीं किया जाता। आज कुछ अदर ये माइनर सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो क्या है? द अदर फॉर्मेलिटीज आर नॉट यूजुअली एसेंशियल इन द आईज ऑफ लॉ। These are of number one, date, number two, place, number three, number, number four, consideration, and number five, inclusion of words, value received. इस तरह की चीज़ें, डेट का होना, जगह का होना, नंबर का होना, कंसिडरेशन, पैसों का होना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे प्रॉमिसरी नोट को, और जैसे जैसे ये आपके सामने स्लाइड्स आ रही हैं बेटा, आपको ऐसे ही इसको याद भी करना है। ठीक है। पहला डिफरेंस, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट में, प्रॉमिसरी नोट इस जुमले से शुरू होता है कि मैं वादा करता हूँ। प्रॉमिसरी नोट में जो पहला जुमला होता है वो क्या होता है जी? कि मैं वादा करता हूँ। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज एन ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये एक हुक्म होता है अदा करने का, ऑर्डर होता है पेमेंट करने का। तो एक तरफ वादा किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है। नंबर टू, देयर आर ओनली टू पार्टीज, द ड्रॉवर एंड द पे। प्रॉमिसरी नोट में बेसिकली दो ही पार्टीज होती हैं। ठीक है ना। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं ड्रॉवर, और एक को कहते हैं पेई। ड्रॉवर कौन होता है? वो लिखने वाला होता है जो बेसिकली बोरोवर होता है। और पेई कौन होता है? जो बेसिकली अमाउंट को रिसीव करता है। पेई मतलब होता है जिसको पे किया जाए वो पेई होता है। तो जिसको पे किया जाए वो पेई होता है। तो पेई कौन होता है? डेफिनेटली जो अमाउंट रिसीव करेगा वही पेई होगा। ठीक है। देयर आर थ्री पार्टीज, द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर देखें तीन पार्टीज होती हैं। बनाने वाला अलग, साइन करने वाला अलग, रिसीव करने वाला अलग। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट एक अकेला बंदा बनाता है और उसी के बनाने पर वो प्रॉमिसरी नोट बन जाता है। लेकिन ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इसके अंदर कम से कम तीन पार्टीज का होना जरूरी। ठीक है जी। नंबर थ्री, देर इज नो नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। देर इज नो नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी नेसेसिटी जो है एक्सेप्टेंस, वो ज़रूरी नहीं है प्रॉमिसरी नोट में। वादानामा में इसकी नेसेसिटी नहीं होती प्रॉमिसरी नोट की, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में इसकी लाजमी, यानी कि जब तक उसको आई एक्सेप्ट करके बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन ना किया जाए उस बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैल्यू नहीं होती। जबकि प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस कि प्रॉमिसरी नोट जो होता है, प्रॉमिसरी नोट, उसको उसको जो बोरोवर होता है वो आई एक्सेप्ट करके कोई साइन नहीं करता कि हाँ जी मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि उसमें तो वादा किया जा रहा होता है, उसमें तो हुक्म दिया ही नहीं जा रहा होता। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में हुक्म दिया जा रहा होता है जिसको मानना जरूरी है, जिसमें आई एक्सेप्ट करके उसको साइन करना लाजमी होता है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, द मेकर इज प्राइमरली लायबल। द मेकर इज प्राइमरली लायबल। जो बना रहा होता है प्रॉमिसरी नोट वही बुनियादी तौर पर उसका जिम्मेदार होता है। जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा होता है प्राइमरीली वही उसका बेसिकली जिम्मेदार होता है। द ड्रॉवर इज नॉट प्राइमरीली लायबल, जबकि जो ड्रॉवर होता है वो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, इट इज नेवर ड्रॉन इन सेट्स। प्रॉमिसरी नोट इंडिविजुअली ड्रॉ होता है, हर प्रॉमिसरी नोट अलग अलग ड्रॉ होता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत सारे सेट्स भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज एक साथ भी विड्रॉ कराए जा सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है जी। प्रॉमिसरी नोट कभी भी सेट के सूरत में ड्रॉ नहीं होता। फॉरेन बिल्स आर स्पेशली ड्रॉज इन सेट्स। जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो बहुत सारे एक साथ ड्रॉ होते हैं, जबकि प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता। प्रोटेस्टिंग इज नॉट नेसेसरी आफ्टर डिसऑनर, यानी कि नोटरी पब्लिक जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग कराओ, ऐसी चीजें इसमें जरूरी नहीं होती।
जबकि ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ हम देखते हैं, अ फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड अपॉन डिसऑनर। और अगर फॉरेन बिल है वो लाजमी उसको प्रोटेस्ट आपको नोट कराना होगा, नोटरी पब्लिक में आपको इसकी एप्लीकेशन लगानी होगी कि भैया ये डिसऑनर हो गया है। अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तो आपकी ये चीज़ भी कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोटेस्टिंग नोट करवाना, रिकॉर्ड में लेकर आना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है जी। अदरवाइज अगर कुछ वक्त गुजार दिया और आपने नोटिंग वगैरह नहीं कराई तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखें ये एक और सवाल है, 5 नंबर का शॉर्ट सवाल। देखें ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के दरमियान 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन था। बस जितना आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको इतना ही इसको याद करना है। अब अगला सवाल है, ये भी 5 नंबर का शॉर्ट है, ये भी याद कर लीजिएगा। और आई होप सो कि आप साथ साथ याद करें जो जो मैं आपको भिजवा रहा हूँ मटेरियल। अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चेक होता है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है दुनिया में, पाकिस्तान समेत दुनिया। सबसे ज़्यादा अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है तो वो चेक है। कैश के बाद अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो वो चेक है। इवन वक्त के साथ साथ इसका कैश के से ज़्यादा इस्तेमाल होने के चांसेस हो। इसके बाद है जी बिल ऑफ एक्सचेंज, कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में चेक के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है जी। पहला इसके अंदर, इट इज़ ड्रॉन ऑन अ बैंकर। एक चेक जो होता है वो ड्रॉन किस पर होता है जी, ऑन अ बैंकर होता है। एक बैंकर पे ये चेक ड्रॉ हो रहा होता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट में बी ड्रॉन ऑन एनी पार्टी और इंडिविजुअल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी पार्टी पर भी ड्रॉ हो सकता है और इंडिविजुअल पर भी ड्रॉ हो सकता है। चेक की पेमेंट कौन करता है हमेशा? चेक की पेमेंट सिर्फ बैंक कर सकता है। चेक की पेमेंट बैंक के अलावा कोई और नहीं कर सकता। चेक की पेमेंट बैंक के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है जी। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, इट में बी ड्रॉन ऑन एनी पार्टी और इंडिविजुअल। जबकि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये किसी भी बंदे पर ड्रॉ हो सकता है, बैंक पे भी ड्रॉ हो सकता है, और किसी भी इंडिविजुअल पर भी ड्रॉ हो सकता है, किसी कंपनी पे भी ड्रॉ हो सकता है। तो ये इन दोनों के दरमियान बेसिकली फर्क। ठीक है। इसके बाद इट हैज 3 पार्टीज, द ड्रॉर, द ड्रॉई एंड द पे। ये जो चेक होता है, चेक में बेसिकली 3 पार्टीज हो सकती हैं, और बल्कि ये कहा जाए कि अगर होती ही हैं तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो चेक में कम से कम कितनी पार्टीज होंगी? जो 3 पार्टीज होंगी। कैसे? नंबर 1, भाई मैंने चेक दिया, मैंने चेक लिखा तो मैं एक पार्टी हो गया। नंबर 2, बैंक पार्टी होगा क्योंकि बैंक पेमेंट करने वाला है। नंबर 3, वो जो चेक लेके पेमेंट लेने आएगा। तो तीन, कम से कम 3 पार्टीज तो इसमें लाजमी होंगी। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, देर आर 3 पार्टीज, द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पे। तो इसमें क्या है, देर आर 3 पार्टीज, इसमें तीन तीन पार्टीज होती हैं, द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पे। कि भाई एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक पेई होगा। ठीक है जी। ये 3 इसके अंदर पार्टीज होती हैं, द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पे। तो अगर देखा जाए तो वैसे तीनों, दोनों में ही 3 पार्टीज नजर आ रही हैं, लेकिन डिफरेंस इन द सेंस के चेक में तो लाजमी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में शायद 2 भी हो जाए, ड्रॉवर और पे अगर एक ही हो जाए। ठीक है ना, तो फिर ये पॉसिबल है। नाउ इट इज सेल्डम ड्रॉन इन सेट्स।
यानी कि बहुत सारे चेक आपके पास आ जाए उसके बाद जाकर आप ड्रॉ करें। ऐसा हो भी सकता है लेकिन सेल्डम, यानी कि बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि ऐसा हो। लेकिन फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन इन सेट्स। फॉरेन बिल्स जो होते हैं ना, ये ड्रॉ होते हैं किस तरह? सेट्स में, यानी कि बहुत सारे होते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ये बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज जमा हो जाते हैं, उसके बाद ये एक साथ कैश होते हैं। ठीक है जी। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। ये जो चेक होता है इसकी एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई ये जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने ये चेक बनाया है बस वही इसको साइन करेगा और ये पेमेंट के लिए अहल हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई बिफोर ही कैन बी मेड लायबल टू पे द बिल। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज पर जब तक जिसने पेमेंट करनी है अगर वो साइन ही नहीं करेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैल्यू नहीं अगर उसको साइन ना किया जाए, तो ये भी डिफरेंस है इसके अंदर। इसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, ये हो गया नंबर ऑफ डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड टू अ बैंकर। भाई एक इसको कहते हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशन। एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी। उन रूल्स के मुताबिक क्या है? उन रूल्स के मुताबिक ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है जी, इसमें पेमेंट में फर्क है। अगर कोई चेक लेकर कोई बंदा बैंक आ जाता है तो उसकी हर हाल में पेमेंट करनी होगी। बैंक कभी भी चेक लेकर ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई अभी तो पेमेंट नहीं है, कल आना, परसों आना, बाद में आना। इस तरह के जुमले एक बैंकर अदा नहीं कर सकता। उसको एनी हाउ हर हाल में पेमेंट को ओके करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा और पेमेंट हर हाल में फाइनली देनी ही होगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है जी। ओके। ऑन द अदर हैंड, बिल ऑफ एक्सचेंज में कम से कम 3 दिन आपको ग्रेस डेज मिल जाते हैं। यानी अगर आपको पेमेंट करनी है और अगर आपको वक्त चाहिए तो यू विल गेट 3 डेज एट लीस्ट फॉर द पेमेंट। पेमेंट करने के लिए कम से कम आपको 3 दिन मिल जाएंगे। ठीक है जी। ओके। नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन द चेक। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? आप रेवेन्यू स्टैम्प लिखकर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, अगर आपको देखने हो। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के ऐसे टिकट होते हैं बड़े बड़े, वो रेवेन्यू स्टैम्प कहलाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज पर वो रेवेन्यू स्टैम्प का लगाना लाजमी होता है। अगर वो रेवेन्यू स्टैम्प उन पर नहीं लगी हुई होगी तो आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी और वो उसकी कोई कानूनी हैसियत बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं होगी। ठीक है जी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे लगाना लाजमी है। ठीक है जी। लेकिन चेक पर होती ही नहीं है, अमूमन होती ही नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। इसके बाद है इट इज़ यूजुअली ड्रॉन ऑन प्रिंटेड फॉर्मेट। अब ये जो चेक होता है, हर बैंक की अपनी चेक बुक होती है, हर बैंक ने अपने हिसाब से वो प्रिंट करवाई हुई होती है। ठीक है जी। हर बैंक ने अपने हिसाब से वो प्रिंट करवाई हुई होती है, लेकिन जबकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो आप कभी भी उसके स्टैंडर्ड एक वर्डिंग है वो आप अपने किसी भी फॉन्ट में लिखें, किसी भी साइज पे लिखें, किसी भी पेपर पे लिखें, वो आपकी मर्जी होती है। उसके अंदर आपको कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि नहीं भाई ऐसे नहीं होनी चाहिए तो वैसे होनी चाहिए। तो ये बेटा 5 नंबर का डिफरेंस था, ये आप याद करेंगे। ठीक है ना? तो देखें अगर अभी तक देखा जाए तो कितनी बातें मैंने आपको कह दी हैं। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया कि प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन याद करेंगे, आप इसके एसेंशियल्स याद करेंगे। ठीक है? इसके ये सारे एसेंशियल्स याद करेंगे, फिर आप एक डिफरेंस याद करेंगे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का, फिर आप डिफरेंस याद करेंगे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है जी। ये 3 सवाल हो गए। अगला सवाल जो हमारा होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज। ये रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
भाई लेट्स सपोज आप में से किसी की जॉब लग जाती है बाहर, अमेरिका में। तो अमेरिका में जब आप जॉब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बेटा यू विल गेट डॉलर्स, आपको डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप एक डॉलर लेकर दूध की दुकान पर जाएंगे, सब्जी की, कसाई की, तो वहां से आपको बेटा वो कुछ भी नहीं देगा। तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि डॉलर्स को पहले कन्वर्ट कराना होगा पाकिस्तानी करेंसी में। जब आपको डॉलर्स को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील कराना होगा, तो उसका तरीका क्या होगा? आप जाएंगे एक्सचेंज बैंक, वहां पर आप डॉलर देंगे, उसके बदले आप करेंसी लेंगे। $2 के बदले पाकिस्तानी ₹2 नहीं मिलते हैं, बल्कि एक डॉलर अगर 160 या 170 का है, तो $100 आप लेके जाएंगे, $100, तो आपको तकरीबन ₹16,000 पाकिस्तानी मिल जाएंगे $100 के। तो ये वैल्यू है जी, फर्क है $100 में और उसमें। तो करेंसी में इसी तरह हर मुल्क की करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी में आपस में डिफरेंस होता है। तो जिस रेट पर डॉलर्स पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होंगे, जिस रेट में डॉलर्स पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होंगे, दैट रेट इज कॉल्ड द रेट ऑफ एक्सचेंज। बात पहुंच रही है? तो वो क्या होंगे? वो रेट क्या होंगे? वो रेट, दैट रेट विल बी द रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। आइए इसकी सरकारी डेफिनेशन आपको पढ़ा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है कि द रेट एट विच द करेंसी और मॉनेटरी यूनिट ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज विद द मॉनेटरी यूनिट ऑफ द कंट्री इज अदर कंट्री इज कॉल्ड द रेट ऑफ एक्सचेंज। कि एक की मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी में जिस रेट पर कन्वर्ट होती है, उसे रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, the rate at which a unit of one country exchanges for the currency of another is the rate of exchange between them. It may be used to denote the system whereby the trading nations pay off their debts. और ये क्या हो सकता है? एक रेट हो सकता है जिस पर ट्रेडिंग नेशंस अपने डेट्स को पे ऑफ करें। ठीक है जी। यहीं पर आज अपनी बात को रोकेंगे। कोई भी सवाल हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, वरना बहुत ख्याल लगेगा। और जो सवाल मैंने आपको दिए वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? कमर्शियल ज्योग्राफी की 2 वीडियोस भेजूंगा, क्योंकि लास्ट वीक जो है मैं कमर्शियल ज्योग्राफी की वीडियो नहीं भेजी थी। कुछ नोट्स के भी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।